हेलो परिंदो, कैसे हो आप लोग। काफी बच्चों की भारी डिमांड थी कि सर मातृभूमि खंड काव्य के बारे में बताइए। ठीक है, मातृभूमि खंड काव्य के तीनों सर्ग को पढ़ा दीजिए, हमको अच्छे से समझा दीजिए। तो आपको बता दें कि मातृभूमि के अंदर चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके 3 सर्ग हैं। ठीक है, और हम आज के इस वीडियो में उन तीनों सर्ग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं आपको इस तरीके से समझा दूंगा, इस तरीके से समझा दूंगा कि आपको याद करने की ना कोई भी जरूरत नहीं है। आपने इस वीडियो को देख लिया मतलब आप सारी चीजें अब समझ चुके हैं, सारी चीजें अब आप सीख चुके हैं। अब आपको फालतू की चीजों के बारे में ध्यान नहीं देना है, इधर उधर तो बिल्कुल ध्यान देना ही नहीं है। चुपचाप कंसिस्टेंट इस वीडियो को पूरा देखना है, बस कहीं पर ध्यान नहीं आपका जाना चाहिए। सुन लेना, आप अपने दिमाग को ना कंट्रोल करिए। ठीक है, बस इसी जगह पर कि अब मुझे इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरा का पूरा। ठीक है, और मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि जब आप इस वीडियो को देखने के बाद उठेंगे ना, तब आपको तीनों सर्ग आपके अंदर होंगे और आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आएगी। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मातृभूमि जो खंड काव्य है। ठीक है, खंड काव्य का जितने भी इसमें सर्ग हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं कि मातृभूमि कहाँ कहाँ के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, लखीमपुर, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर जैसे जनपदों के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित खंड काव्य। ठीक है, ये है। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया यहाँ के लिए मातृभूमि खंड का इम्पॉर्टेंट है। और हमारे बहुत ढेर सारे परिंदों का कमेंट था कि सर आप मातृभूमि को समझा दीजिए, मातृभूमि को बता दीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत से टीचरों से हमने पढ़ा लेकिन समझ नहीं पाए। ठीक है, तो फाइनली आज आप लोगों के लिए बायोमन आ गए हैं। ठीक है, और बायोमन अब आपको पूरा अच्छे तरीके से समझा देंगे। ठीक है, तो आप लोग मुझे जानते हैं कि मेरा नाम है बायोमन और आप लोग मेरे से पढ़ते हैं। ठीक है, आई एम योर टीचर, आई एम बिग ब्रदर। ठीक है, तो चलिए फाइनली अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन एक ही है, पूछा कैसे जाता है। 2011, 12, 13 देख लो कितने, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये हर साल पूछा जाता है। ओके, क्वेश्चन इसमें से ऐसे हर साल बनते ही रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य की कथा वस्तु कथानक या सारांश में सापेक्ष में लिखिए। ठीक है, इसका जो सारांश है ना वो पूछ रहा है। या तो फिर आपसे ये मातृभूमि का प्रथम सर्ग पूछ लेगा। ठीक है, प्रथम सर्ग को संकल्प बोलते हैं। ठीक है, संकल्प सर्ग पूछ लेगा, या फिर आपसे ये तृतीय सर्ग पूछ लेगा, या फिर आपसे द्वितीय सर्ग पूछ लेगा। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के लिए द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए। मतलब कि बताइए कि भाई द्वितीय सर्ग में क्या हुआ था, तृतीय सर्ग में क्या हुआ था। ठीक है, ऐसे पूछ लेगा। मातृभूमि के लिए खंड काव्य का कथासार लिखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अगर कहीं पर आपके खंड काव्य के बारे में आ गया, सर्ग वर्ग के बारे में, तो आज ये सभी सर्ग इसी में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप लोग लाइक कर दिए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट आता है कि मातृभूमि खंड काव्य को लिखे थे डॉक्टर जयशंकर प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के 3 सर्ग में विभक्त है। ठीक है, इनके 3 सर्ग हैं, एक संकल्प है, संघर्ष है, बलिदान है। ठीक है, 3 सर्ग हैं, आप पे याद करो मेरे साथ। पहला सर्ग है संकल्प, संघर्ष और बलिदान। ठीक है, 3 सर्ग अपन लोग पढ़ेंगे। प्रथम सर्ग में क्या होता है कि प्रथम सर्ग में, और ये जो जयशंकर प्रसाद त्रिपाठी थे मातृभूमि ये लिखे थे चंद्रशेखर आज़ाद के लिए। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन के बारे में लिखा गया था। ठीक है, तो देखो प्रथम सर्ग के अंदर क्या हुआ कि चंद्रशेखर आज़ाद के काशी में छात्र जीवन का प्रसंग है। ठीक है, जो संकल्प है ना, जब चंद्रशेखर आज़ाद जी संकल्प लेते हैं तो वो काशी में रहते थे और उनका वो छात्र जीवन था। ठीक है, छात्र के रूप में एक पढ़ाई करते थे सही से, तो वहीं से ही शुरू होता है। ठीक है, देखें चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के भंवरा ग्राम में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश के भंवरा ग्राम में हुआ था। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन कौन से बच्चे मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। सोचिए आपके मध्य प्रदेश से कितनी बड़ी हस्ती का जन्म हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है,
बड़े होने पर वे काशी नगरी में संस्कृत पढ़ने गए। ठीक है, जब वो चंद्रशेखर आज़ाद जी बड़े हुए तो काशी गए संस्कृत पढ़ने के लिए। ठीक है, उस समय भारत में ब्रिटिश शासन का दमन चक्र चल रहा था। जब वो काशी गए थे तो उस समय भारत में क्या होता, भारत में ब्रिटिश सरकारें थी बहुत ज़्यादा, है ना, आक्रमणकारी थी, दमन चक्र उन्हीं का चल रहा था। ठीक है, भारतीय जनता के दमन के लिए रॉलेट एक्ट बनाया गया था। रॉलेट एक्ट आप लोग को पता ही है, मैंने आपको पढ़ाया कि रॉलेट एक्ट क्या होता है। रॉलेट एक्ट ऐसा एक्ट था कि जिसमें बिना किसी, है ना, मुकदमे के शक के आधार पर गिरफ्तारी, ठीक है, क्या था, शक के आधार पर गिरफ्तारी, अब फिर उसकी कोई सुनवाई नहीं, उसको फांसी वगैरह सब दे दो तुरंत। ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। ये कौन था, ये ब्रिटिश सरकारें कर रही थी, ब्रिटिश हुकूमत कर रही थी। ठीक है, तो वो था रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना करके रखा है। ठीक है, यहाँ पे जो आई बटन चल रहा है वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। जब आप डिस्क्रिप्शन चेक करोगे, डिस्क्रिप्शन से एकदम नीचे जाओगे, जब एकदम से लास्ट में, तो वहीं पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तब उसी समय भारतीय जनता के दमन के लिए, भारतीय जनता को परेशान करने के लिए रॉलेट एक्ट बनाया गया था। ठीक है, इस राष्ट्र विरोधी एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर में सन 1919 में जलियांवाला बाग एक विशाल सभा आयोजित की गई। ठीक है, ये जो रॉलेट एक्ट बना दिया ना इन लोगों ने, तो इसी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा आयोजित की गई। ठीक है, उसी समय जनरल डायर ने वहां पहुंचकर गोलियों की बौछार करके निरीह जनता को भून डाला। ठीक है, जब आप जलियांवाला बाग हत्याकांड वीडियो मेरा देखेंगे ना, उसमें आपको पूरी रियलिटी पता चलेगी। ठीक है, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग आप लोग तुरंत देखिएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, जनता को भून डाला। फिर देखो क्या होता है कि अंग्रेजों की उक्त दमन की घटना को पढ़कर किशोर, मतलब बचपन ही था इनका, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद जी का बचपन ही था। ठीक है, चंद्रशेखर का मुख क्रोध से तमतमा उठा और आंखें करुणा से भर आईं। उसने भारत माता की यातना से मुक्ति दिलाने का निश्चय कर लिया। सोचो, किशोर अवस्था में ही उस बच्चे ने निश्चय कर लिया कि भारत माता से इन लोगों को मैं मुक्ति दिलाऊंगा, भारत को आज़ादी दिलाऊंगा। ठीक है, उसी समय महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों का असहयोग के लिए आह्वान किया। ठीक है, महात्मा गांधी ने एक आह्वान किया कि भैया अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करेंगे, इनका असहयोग करो, इनका बहिष्कार करो। ठीक है, उनकी एक पुकार पर देशभक्त छात्रों ने, विद्यालयों तथा राष्ट्रभक्तों ने नौकरी छोड़ दी। ठीक है, जो देशभक्त जो छात्र थे ना, वो ब्रिटिश कॉलेजेस छोड़ दिए थे। ठीक है, और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। जो राष्ट्रभक्त थे ना, उन्होंने अंग्रेजों के यहाँ नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। चंद्रशेखर को देशद्रोह के अभियोग में बंदी बना लिया गया। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद को क्या किया गया, बोला भैया ये देशद्रोही है ना, इसको बंदी बना लो, तो उनको बंदी बना लिया गया। ठीक है, मजिस्ट्रेट के द्वारा परिचय पूछने पर उन्होंने अपना नाम आज़ाद और पिता का नाम स्वाधीन तथा घर जेल खाना बताया। सोचो, जब उससे मजिस्ट्रेट ने पूछा चंद्रशेखर आज़ाद जी से कि ये तेरा नाम क्या है, उन्होंने बड़े गर्व से बताया कि मेरा नाम आज़ाद है। बोले तेरे पिता का नाम, बोले स्वाधीन। बोले तेरा घर कहाँ है, बोले जेल खाना, मैं जेल में रहूँगा, मेरा नाम आज़ाद है और मेरे पिता का नाम स्वाधीन है, मैं भारत को स्वाधीनता दिलाऊँगा। ठीक है, चंद्रशेखर का साहस ऐसा था कि उसने जनता की असीम साहस का संचार किया। ठीक है, इतना साहस कि 15 साल की उम्र में जब उनको मार रहे थे, उनको पीट रहे थे, तो जब वो मारते थे तब वो भारत माता की जय बोलते थे। ठीक है, तभी से उस बालक को आज़ाद कहकर सम्मानित किया जाने लगा। ठीक है, जब ये किशोर अवस्था में बालक, इसकी जो बाल्यावस्था थी, ठीक है, बाल्यावस्था में इसको आज़ाद कहकर सम्मानित किया जाने लगा और ये बालक थे चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। द्वितीय सर्ग में क्या होता है। प्रथम सर्ग में आपने देख लिया। ठीक है, द्वितीय सर्ग में क्या होता है कि द्वितीय सर्ग में चंद्रशेखर आज़ाद के संघर्ष का वर्णन किया गया। ठीक है, द्वितीय सर्ग के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्षों का वर्णन किया गया। ठीक है, देश में
असहयोग आंदोलन के मंद पड़ते ही, ठीक है, जब असहयोग आंदोलन बिल्कुल से कम होने लगा, मंद पड़ने लगा, ठीक है, मंद पड़ते ही चंद्रशेखर का झुकाव सशस्त्र क्रांति की ओर हो गया। ठीक है, कहाँ हो गया? सशस्त्र क्रांति की ओर हो गया। इसे छोड़कर सशस्त्र क्रांति की ओर चल पड़े। ठीक है, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए बमों और पिस्तौलों का निर्माण करने के लिए धन की आवश्यकता हुई। ठीक है, उन्होंने क्या हुआ, जब भैया शस्त्र वगैरह बनाएंगे तो उसके लिए पैसा चाहिए, मनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने जब शस्त्र इसके लिए किया तो उनको बम को बनाने के लिए और पिस्तौलों को बनाने के लिए उनको धन की आवश्यकता हुई। ठीक है, तो इन्होंने सरदार भगत सिंह, ठीक है, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, मन्नाथ गुप्त, सचिंद्रनाथ बस्की आदि के साथ मिलकर, ये सारे लोग मिलकर के क्या किए, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी स्टेशन के पास रेलगाड़ी से सरकारी खजाने को लूटने से अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर ली, है ना। काकोरी स्टेशन की बात है, ये घटना है कब, 9 अगस्त 1925 को सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, बिस्मिल गुप्ता और बस्की और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मिल करके सरकारी खजाने को लूटने में उन्हें सफलता प्राप्त कर ली। ठीक है, फिर इस कांड में पकड़े जाने पर कुछ क्रांतिकारियों को फांसी और कुछ को जेल की सजा हुई। ठीक है, जब ये कांड हुआ तो इसमें भैया जाहिर सी बात है ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने पकड़ लिया। ठीक है, जब उसने पकड़ा तो कुछ को तो फांसी हो गई और कुछ को जेल की सजा हो गई, परंतु चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह सरकार की नज़र से बच निकले। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने क्या किए, चंद्रशेखर और आज़ाद और भगत सिंह सरकार की नज़रों से बच निकले। उन्होंने जो क्रांतिकारी पकड़े गए उन्होंने उनका नाम बिल्कुल भी नहीं लिया और वो बच निकले। ठीक है, फिर देखिए सन 1928 में साइमन कमीशन भारत में हो रहे स्वाधीनता के झगड़ों की जांच के लिए आया। ठीक है, भारत में जो स्वाधीनता के लिए झगड़ा हो रहा था उसकी जांच के लिए कौन आया, साइमन कमीशन। ठीक है, इस कमीशन में सारे सदस्य अंग्रेज थे, जो जांच करने वाले थे भैया वो सारे सदस्य कौन थे, वो सारे सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है, जहां भी यह कमीशन गया वहीं उसका बहिष्कार और अपमान करके रोष प्रकट किया गया। ठीक है, जहां भी ये कमीशन जाता वहां उसका बहिष्कार किया जाता और इसका अपमान किया जाता। ठीक है, पंजाब केसरी लाल लाजपत राय पर पुलिस अफसर स्टॉक ने लाठियों का घातक प्रहार किया। ठीक है, पंजाब के अंदर जब ये साइमन कमीशन गए तो उसका विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, लाला लाजपत राय पर पुलिस अफसर ने क्या कि स्कॉट ने लाठियों से घातक प्रहार किया, जिससे कुछ ही दिनों के बाद उनका देहांत हो गया। आप लोगों ने सुना होगा कि लाला लाजपत राय को इतना मारा गया था लाठियों से कि उनका कुछ दिनों के अंदर देहांत हो गया था। ठीक है, अब देखो चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह और राजगुरु से मिलकर लाला लाजपत राय के हत्यारे पुलिस अफसर स्टॉक को मारने की योजना बनाई। क्या किया भैया, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने देखा कि इसने हमारे लाला लाजपत राय, राजगुरु, ठीक है, ये तीनों लोग मिल करके देखा कि लाला लाजपत राय को मार दिया। कौन मारा था, पुलिस ऑफिसर स्कॉट। ठीक है, तो इन्होंने स्कॉट को मारने की योजना बनाई कि स्कॉट को हम मार देंगे। ठीक है, स्कॉट के स्थान पर, ठीक है, सॉन्डर्स मारा गया। ठीक है, स्कॉट के स्थान पर स्कॉट तो नहीं मारा गया लेकिन सॉन्डर्स मारा गया। ठीक है, इस घटना में ब्रिटिश हुकूमत पर मानो बिजली गिर पड़ी हो। अब बिल्कुल सही बात है, ब्रिटिश हुकूमत चल रही थी और सॉन्डर्स को उन्होंने मार दिया। ठीक है, बिजली गिर पड़ी हो। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम गिरा दिया। सोचो, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया, असेंबली के अंदर बम गिरा दिया और भारत माता की जय का नारा लगाते हुए अपने आप को गिरफ्तार करवा दिया। बम गिरा दिया उसके अंदर और बोला भारत माता की जय लगाते हुए उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार करवा दिया। ठीक है, सरकार ने पंजाब की घटना का जुर्म भी क्रांतिकारियों के मत्थे मढ़कर 3 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे दी। अब यहाँ पे वो लोग क्रांतिकारियों को सजा देते थे और क्रांतिकारी उभरकर सामने आ जाते थे। ठीक है, अब संगठन का सारा भार आज़ाद जी के कंधों पर आ गया। ठीक है, वे शासन से अन्याय का बदला लेने की
सोचने लगे। वो शासन से क्या करने लगे, तो वे शासन से अन्याय का बदला, जो उन्होंने अन्याय किया है उस अन्याय का बदला लेने के लिए वो सोचने लगे। ठीक है, अब आता है हमारा तृतीय सर्ग। ठीक है, मैंने पहले बताया कि 3 सर्ग हैं। पहले सर्ग में उनके जीवन के बारे में बताया, क्या क्या कैसे कहाँ हुआ। द्वितीय सर्ग में उनके बारे में बताया गया कि कैसे कहाँ इन्होंने किया, अपने जीवन में क्या क्या किया, है ना। अब तृतीय सर्ग के अंदर क्या है, तृतीय सर्ग में आज़ाद के जीवन की अंतिम समय की क्रियाशीलता और बाधाओं का वर्णन किया गया। ठीक है, जो आज़ाद जी का जीवन था, अंतिम समय में उनका जीवन कैसा था, वो उसका वर्णन किया गया। ठीक है, आज़ाद जब बहुत थक जाते हैं तब वे प्रकृति में जाकर विश्राम के लिए जाया करते थे। ठीक है, आज़ाद जब थक जाया करते थे लड़ाई वगैरह से, तो वो प्रकृति में जाकर विश्राम करते थे। ठीक है, मध्य प्रदेश के सातार नदी के तट पर हनुमान जी का मंदिर और पर्वत की गुफा उनका ऐसा ही विश्राम स्थल था। कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर जो सातार नदी है, ठीक है, उसके पास, उसके नदी के तट के पास हनुमान जी का एक मंदिर है और उसी पर्वत की गुफा में एक ऐसा ही वो विश्राम स्थल था। ठीक है, मैं कभी इस स्थान पे घूमने ज़रूर जाऊंगा, है ना। फिर देखो, एक दिन आज़ाद फूलबाग की सभा में, ठीक है, सशस्त्र क्रांति के विरुद्ध एक नेता का भाषण सुन रहे थे। ठीक है, सशस्त्र क्रांति के विरुद्ध जो है एक नेता का भाषण सुन रहे थे। वहीं पर खड़े गणेश शंकर विद्यार्थी ने उनके उत्तेजित मन को शांत किया और कहा, ठीक है, वहीं पर जो खड़े थे गणेश शंकर, ठीक है, गणेश शंकर एक विद्यार्थी थे, उन्होंने उत्तेजित मन से उन्होंने शांत किया, शांत और कहा कि देख आज़ाद, नेता की, ठीक है, अनजानी बातों को मत सुनना। उन्होंने बोला तेजी से कि देख आज़ाद, नेता की अनजानी बातों को मत सुनना। उन्हें इस बात का भय था कि आज़ाद कहीं इस सभा को भंग न कर दे। ठीक है, उनको इस बात का भय था कि जो आज़ाद हैं वो इस सभा को भंग ना कर दे, इसलिए उन्होंने तेज आवाज़ में कहा कि देख आज़ाद, नेता की अनजानी बातों को मत सुनना, वो तुम्हें गलत करके भड़का रहे हैं हमारे खिलाफ। ठीक है, फिर देखिए क्या होता है, फिर बात आती है तृतीय सर्ग का अंतिम चरण है। ठीक है, बात आती है फरवरी सन 1931 में। कब, फरवरी सन 1931 में, 31 ईस्वी को प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में बैठकर कुछ मित्रों से बातें कर रहे थे। ठीक है, प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में बैठकर कुछ मित्रों से आज़ाद जी बातें कर रहे थे। उसी समय वहां पुलिस की गाड़ी आकर के रुकी और पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। ठीक है, पुलिस ने उन्हें क्या किया, पुलिस की गाड़ी वहां पर आकर के रुकती है और उन्हें क्या करा जाता है, उन्हें चारों ओर से घेर लिया जाता है। ठीक है, उनको जब चारों ओर से घेर लिया जाता है तो आज़ाद ने अपनी पिस्तौल में गोली भरी। ठीक है, जो आज़ाद की जो पिस्तौल थी उन्होंने उसमें अपनी गोली भरी और पुलिस से मोर्चा ले लिया, और वहीं पर पुलिस से मोर्चा ले लिया। ये जो अल्फ्रेड पार्क है, आपने सुना होगा इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर एक पार्क है। ठीक है, और उस पार्क का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। ठीक है, क्या नाम है, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। ठीक है, पिस्तौल पर गोली भरी और पुलिस से मोर्चा लिया। पहली ही गोली में उन्होंने एक अफसर का जबड़ा उड़ा दिया और नॉट बाबर नाम के अंग्रेज एसपी की कलाई भी उड़ा दी, है ना। उन्होंने क्या किया, जब पहली गोली चलाया तो एक अफसर का सीधा सीधा जबड़ा ही उड़ा दिया और दूसरे की कलाई उड़ा दी। ठीक है, वह निरंतर पुलिस पर गोलियां बरसाते रहें। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद जी क्या करते रहे कि निरंतर पुलिस पर गोलियां बरसाते रहें, मोर्चा लेते रहें, परंतु जब उस एकांकी वीर के पास अकेली गोली बची, ठीक है, जब उनके पास एक अकेली गोली बची तो उसे उन्होंने अपनी कनपटी में मारकर वीर गति को प्राप्त कर लिया। ठीक है, मतलब कि पुलिस वालों को भी पता था कि इन्हें जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता है। ठीक है, और इसका मैं आपको ब्लॉग बनाऊंगा। ठीक है, इसका जो जहाँ पे ये घटना हुई है इसका मैं आपको ब्लॉग बनाऊंगा और उस ब्लॉग को बायो अमन ब्लॉग्स पर मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, एक चैनल है बायो अमन ब्लॉग्स, मैं उसी चैनल पर आप लोगों के लिए ये ब्लॉग अपलोड करूँगा, आप लोग उस ब्लॉग को ज़रूर देखना। ठीक है, वीर गति को उन्होंने प्राप्त कर ली। आज़ाद ने इस जामुन की पेड़ की ओट लेकर संघर्ष किया था। वह पेड़
भारतीय जनता का पूजा स्थल बन गया है। ठीक है, वहाँ पे क्या था, जामुन का पेड़ था। ठीक है, जामुन की पेड़ की ऊँट लेकर उन्होंने संघर्ष किया और वह पेड़ भारतीय जनता का आज पूजा स्थल बन गया। ठीक है, तो ये था आपका तृतीय सर्ग और यहाँ पर आपका अब खत्म होता है। क्लियर है? चलिए, आज का वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बिल्कुल सही, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।